हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई ठीक चल रही है? तो चलो, हम लोग सेल के बारे में बात कर रहे थे। उसमें हमने कई ऑर्गेनेली पढ़ लिए थे। आज हम तीन ऑर्गेनेली और पढ़ेंगे। एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक प्लास्टिड्स और एक राइबोसोम्स। ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती है। तो ये अभी मैं माइटोकॉन्ड्रिया बता रही हूँ, तभी हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या सिमिलैरिटीज होती है। सबसे पहले बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो स्टेनिंग के बाद ही दिखाई देता है, और ये इसके नंबर, साइज और शेप ये सब वेरिएबल होते हैं। नंबर जो है वो डिपेंड करता है ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम होता है एनर्जी देना, एटीपी सिंथेसिस। तो कितना एक्टिव सेल है उसी के हिसाब से उसके नंबर होंगे। अगर ज़्यादा एक्टिव सेल है तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे। सिमिलरली इसका साइज वेरिएबल होता है। जो लेंथ है वो जो है 1 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर तक होती है, और जो डायमीटर होता है वो होता है 0.2 से, ये क्या हुआ भाई, 0.2 से लेके और 1.0 माइक्रोमीटर तक होती है। इसी तरह से जो इसका शेप है वो भी वेरिएबल होता है। सॉसेज शेप उसे कह सकते हैं। जो लोग चिकन खाते होंगे वो जानते होंगे सॉसेज, तो सॉसेज शेप या सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो ये बात हो गई अबाउट द नंबर, साइज एंड शेप। अब अगर हम देखें तो इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो तो स्मूथ कंटिन्यूअस होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो होती है दैट इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स विच आर नोन एज क्रिस्टे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। क्रिस्टे, इट इज प्लूरल, क्रिस्टा इज सिंगुलर। ठीक है, और जो ये दोनों मेम्ब्रेन है ये मिलके, चलो पहले डायग्राम ही बना लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए। ये माइटोकॉन्ड्रिया मान लेते हैं, तो ये आउटर मेम्ब्रेन है कंटिन्यूअस, और इनर मेम्ब्रेन जो है ये यू फोल्ड्स में थ्रोन होती है। एंड दीज आर नोन एज क्रिस्टे। तो ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन विच आर फॉर्मिंग दिस क्रिस्टे। अब इसको देख के आप लोगों को याद आ रहा होगा विलाई का इंटेस्टाइन है ना। तो जहां भी ये होते हैं उनका काम यही होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। अब यहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज करने की क्यों जरूरत आई? क्योंकि ये जो दोनों हैं आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में, सब दोनों के अंदर अलग अलग एंजाइम्स होते हैं फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। तो जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो यहाँ पे लगे होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए। दीज आर एंजाइम्स फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अभी आप लोग इतना समझ लो कि ये जरूरी होता है फॉर एटीपी जनरेशन, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन का अलग चैप्टर है, उसमें इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। जितने ज्यादा एंजाइम होंगे उतना ज्यादा एटीपी जनरेट होगा, और एंजाइम ज्यादा कब होंगे? जब इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो इसलिए जो है ये इनर मेम्ब्रेन इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स
known as cristae to increase the surface area. To increase surface area. अब ये जो दोनों मेम्ब्रेन है ये मिलके जो ये पूरी कैविटी है इसको दो में डिवाइड करते हैं, मतलब कंपार्टमेंट दो बना देते हैं। एक तो ये आउटर कंपार्टमेंट हो गया विच इज बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, और दूसरा हो गया इनर कंपार्टमेंट विच इज इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन। और ये जो इनर में जो ये कंपार्टमेंट होता है इसमें अंदर एक होमोजीनियस सब्सटेंस भरा होता है जेल लाइक, ये ऐसे करके, एंड दिस इज नोन एज मैट्रिक्स। ठीक है, dense homogeneous substance gel like। अब जो भी काम होते हैं फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन वो होते हैं सब इस मैट्रिक्स में ही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का अगर ऐसे मतलब समझे तो जो भी हम खाते हैं या प्लांट सेल जो भी फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं ग्लूकोज, उसको एनर्जी में बदलना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो दिस इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। तो यही काम ये करता है, इट प्रोड्यूसेस सेलुलर एनर्जी in the form of ATP, and that is why this is known as the powerhouse of cell। important है, involved in cellular respiration, it is known as powerhouse of cell। ठीक है, अब इसके अलावा जो है जो ये मैट्रिक्स के है इसके अंदर सिंगल सर्कुलर डीएनए भी होता है, इसके पास अपना डीएनए होता है। डीएनए तो आरएनए भी होंगे, अपने आरएनए भी हैं। ये डीएनए सिंगल एंड सर्कुलर, और इसके पास अपने राइबोसोम भी होते हैं। तो आप अगर वैसे समझो तो ये एक तरह से अपने आप में ही एक सेल हो गया, क्योंकि उसके पास अपना डीएनए भी है, अपना आरएनए भी है, अपना राइबोसोम भी है और अपना डीएनए है, इसलिए ये अलग से भी बाय फिजन डिवाइड हो जाता है। तो जो काम एक सेल करता है तो ये इंडिपेंडेंटली अलग से कर लेता है, मतलब ऑर्गेनली तो है लेकिन मानो तो ये अपने आप में पूरा एक सेल ही है। ठीक है, तो ये बात हो गई। और ये जो राइबोसोम होता है यहाँ पे, ये 70S राइबोसोम होता है। अभी राइबोसोम के बारे में बात करेंगे तब बताएंगे 70S क्या है। तो ये अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का देखें तो इसके वेरिएबल्स नंबर, साइज और शेप होता है। डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर तो स्मूथ कंटिन्यूस होती है, इनर इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स व्हिच आर नोन एज क्रिस्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्यों इंक्रीज करना है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के एंजाइम इसमें होते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी बने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से ही बनता है, जिसकी डिटेल अभी मैं नहीं बता रही हूँ। और ये दोनों मेम्ब्रेन मिलके इसको दो पार्ट में डिवाइड करती हैं चेम्बर को, एक तो आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट। जो इनर कंपार्टमेंट है इट इज फिल्ड विद डेंस होमोजेनियस सब्सटेंस नोन एज मैट्रिक्स, और यहीं पे सारा एटीपी जनरेशन होता है थ्रू क्रेब्स साइकिल, दैट इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन, और उससे एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अगर याद करोगे तो सेलुलर रेस्पिरेशन इज बेसिकली कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी, क्योंकि एनर्जी तो किसी भी काम के लिए चाहिए होती है बॉडी को, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। और इसी मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, आरएनए होता है,
और 70s राइबोसोम होता है। तो ये अपने आप में एक इंडिविजुअल सेल की तरह सेल्फ सफिशिएंट है, क्योंकि अपना डीएनए तो इट कैन डिवाइड ऑन इट्स ओन बाय फिजन। तो ये बात हो गई अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरे पे आते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स की बात करें तो दे आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड यूक्लिनोइड्स। ठीक है। और जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में था सेम, इसका भी नंबर, साइज और शेप दे आर वेरिएबल। जैसे कि नंबर 1 पर सेल हो सकता है इन क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। जबकि 20 to 40 पर सेल हो सकता है इन दी लीव्स। लीव्स में मीजोफिल होता है, उसी में ये होता है, तो नंबर वेरिएबल हो सकता है। अब साइज की बात करें तो इसकी लेंथ अगेन वेरिएबल हो सकती है, 5 to 10 माइक्रोमीटर एंड विड्थ 2 to 4 माइक्रोमीटर। और शेप अगेन वेरिएबल होता है, इट कैन बी डिस्क शेप, लेंस शेप, ओवल, स्फेरिकल, डिस्क शेप और इवन रिबन शेप। तो इस मामले में ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गई कि ये जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को तो हम स्टेन करके ही देख पाते हैं, ये लार्ज साइज में होता है। दिस कैन बी इजीली सीन अंडर माइक्रोस्कोप। देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया था उसकी लेंथ थी 1 से 4.1 माइक्रोमीटर, इसकी है 5 से 10 माइक्रोमीटर। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत बड़ा है, इसलिए इसको हम इजीली देख सकते हैं। अब ये इनके अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं और उन पिगमेंट्स के हिसाब से हम इनको तीन तरह, दे कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। एक है क्लोरोप्लास्ट, एक है क्रोमोप्लास्ट, एक है ल्यूकोप्लास्ट। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जरूरी तो क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, ये जो तीनों पिगमेंट हैं मतलब ये कॉमन उससे ओरिजिनेट होते हैं, तो एक से दूसरे में बदल सकते हैं, इसलिए इनका स्ट्रक्चर सबका सेम होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है सबसे जरूरी पिगमेंट क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है, और इसके अलावा कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। ठीक है। जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसके अंदर भी कैरोटीनॉइड्स होते हैं, बट दे आर फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड्स। एंड कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, ये सब फैट सॉल्युबल होते हैं। मतलब ये एक तरह से कैरोटीनॉइड ग्रुप में ही आते हैं, इसके एग्जाम्पल। और ये जो है प्लांट को कलर देता है येलो, ऑरेंज, रेड। तो अगर कोई प्लांट का कलर येलो, ऑरेंज या रेड है, देन क्रोमोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस या वाइट। तो इनका क्या रोल हुआ, इनका रोल हुआ स्टोरेज का। अब ये क्या स्टोर करते हैं उसके हिसाब से हम इनको तीन में डिवाइड कर लेते हैं। एक है एमिलोप्लास्ट। एमिलोप्लास्ट स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट। इसको आप एमिलॉइड से याद करो, एमिलॉइड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट इन नेचर होता है, तो एमिलोप्लास्ट। ठीक है। फिर दूसरा हो गया इलायोप्लास्ट। अब इसमें कहीं ना कहीं ऑयल बन रहा है इसके स्पेलिंग से, तो इट स्टोर्स ऑयल एंड फैट। और तीसरा है एल्यूरोप्लास्ट, जो कि क्या बचा, प्रोटीन। तो ये प्रोटीन को स्टोर करता है। तो ये मेनली स्टोरेज के लिए काम आता है। ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर करेगा,
स्टार्च के फॉर्म में इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? पोटैटो। पोटैटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमिलोप्लास्ट। तो सब एक ही सोर्स से बने तो ये इंटरचेंजेबल होते हैं, इसलिए इनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है। ठीक है, अब हम इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। एक मेम्ब्रेन ये हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन कर लेते हैं। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर जो होता है, ये जो पार्ट होता है दैट इज नोन एज स्ट्रोमा। इसके अंदर जो होते हैं ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स की तरह से, ऐसे थाइलाकॉइड्स होते हैं, इनको बोलते हैं। थाइलाकॉइड्स। ठीक है, और ये एक नहीं होता, ये ऐसे स्टैक्स में पड़े होते हैं, जैसे कॉइन होते हैं, उनको एक के ऊपर एक रख दो पाइल, ऐसे ही ये स्टैक में होते हैं। और इस एक सैक को कहते हैं ग्रेनम, और इसके प्लूरल को कहते हैं ग्रेना। ठीक है, एक को हम काट के दिखाते हैं। जो इसका डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है वो 3D में दिया है, लेकिन है यही, लेबलिंग के लिए आए तो है यही चीज। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया का भी है, 3D में दिया है, लेकिन चीज वही है। तो ये हो गए ग्रेना या ग्रेनम। अब क्या है कि ये सब आपस में जुड़े होते हैं। ये फ्लैट ट्यूबुलर से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे ये आपस में जुड़े होते हैं। जिनको कि हम कहते हैं लैमिले। अब क्योंकि ये स्ट्रोमा में है तो इनको हम कहते हैं स्ट्रोमल लैमिले। तो ये फ्लैट ट्यूबुलर हो गए, ये, जबकि थाइलाकॉइड हो गए फ्लैट सैक। ठीक है, और दोनों मेम्ब्रेनस होते हैं, फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक एंड फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। अब जो मेन बात है, अच्छा मेरी गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं। जो ये थाइलाकॉइड है, इसका जो बीच का पार्ट है ल्यूमन, इसमें भरा होता है क्लोरोफिल। सबसे जरूरी चीज क्लोरोफिल, विच इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अगर कोई पूछे कि क्लोरोफिल कहाँ होता है, दैट इज इन दी ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड्स। ठीक है, अब अगर हम इसके वो देखें स्ट्रोमा में थाइलाकॉइड तो हुए, इसके अलावा सिमिलरिटी इसकी माइटोकॉन्ड्रिया से और क्या है, इसके अंदर भी सर्कुलर डीएनए होता है। डीएनए तो आरएनए भी है, और आरएनए है, राइबोसोम भी है। एंड अगेन ये राइबोसोम 70S होगा। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर एंजाइम्स भी होते हैं स्ट्रोमा में, विच आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन।
ठीक है। जो ग्रेना होता है इनको हम इंटरग्रेनल थैलाकॉइड्स भी कह देते हैं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये नाम भी दिया है, इसलिए जानना जरूरी है। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं अबाउट प्लास्टिड्स। प्लास्टिड जो होते हैं सारे प्लांट सेल में होते हैं और यूग्लिनॉइड्स में होते हैं। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, दे आर वेरिएबल इन नंबर, साइज एंड शेप। जैसे क्लेमाइडोमोनास लेसर ऑर्गेनाइज्ड है तो उसमें 1 पर सेल भी हो सकते हैं, और जो मीजोफिल लीव्स में होता है वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है तो उसमें 20 से 40 भी हो सकते हैं, क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस करना होता है। लेंथ वेरिएबल है 5 to 10 माइक्रोन, उससे बड़े होते हैं काफ़ी माइटोकॉन्ड्रिया से, इसलिए कैन बी इजीली सीन अंडर माइक्रोस्कोप। विड्थ इज 2 to 4 माइक्रोन। शेप भी वेरिएबल है, लेंस शेप हो सकते हैं ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड, इवन रिबन शेप। अब इनके अंदर पिगमेंट होता है तो पता ही है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन कौन सा पिगमेंट होता है वो 3 तरह के हो सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। लेकिन इनका सोर्स एक ही है, इसलिए ये इंटरचेंजेबल भी होते हैं, एक से दूसरे, दूसरे से पहले में बदल सकते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसके अंदर क्लोरोफिल होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट में इसके अलावा कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं। क्रोमोप्लास्ट में फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड होते हैं, फॉर एग्जांपल कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो, ऑरेंज और रेड कलर ऑफ द प्लांट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं या वाइट कलर के होते हैं, इनका पिगमेंट का रोल नहीं होता, इनका स्टोरेज का रोल होता है, उसके हिसाब से दे आर डिवाइडेड इनटू 3। एमिलोप्लास्ट which store carbohydrate in the form of starch, example potato. Elioplast which store oil and fats, and eleuroplast which store protein. ठीक है, अगर इसके स्ट्रक्चर पे आए, अगेन इट इज डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, और अंदर का जो स्पेस है दैट इज नोन एज स्ट्रोमा। इसके अंदर ये फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं विच आर नोन एज थाइलेकॉइड्स, और ये जो होते हैं ये एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज होते हैं लाइक पाइल्स ऑफ अ कॉइन विच इज नोन एज ग्रेनम, और प्लूरा इज ग्रेना, या इंटरग्रेनल थाइलेकॉइड्स भी कहते हैं। इनको आपस में जोड़ते हैं फ्लैट ट्यूबुलर मेम्ब्रेन विच आर नोन एज लैमिले, और क्योंकि स्ट्रोमा में है तो स्ट्रोमल लैमिले। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इसके भी स्ट्रोमा में अपना सर्कुलर डीएनए, अपना अपने आरएनए और अपना 70s राइबोसोम है। इसके अलावा फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन सिंथेसिस एंजाइम्स भी है। तो अगर आप ये देखो तो जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स हैं इनके अंदर अपना डीएनए, अपना आरएनए है, अपने राइबोसोम है, डबल वॉल्ड है। तो ये एक तरह से अपने अंदर पूरे पूरे सेल ही होगा, सब कुछ है इनके अंदर। तो दीज आर सेल विद इन अ सेल, वैसे तो ऑर्गेनल ही है सेल के अंदर, लेकिन पूरे पूरे सेल की तरह ही है ये, तो इसलिए हमने इनको एक साथ डिस्कस किया। अब एक राइबोसोम और डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि छोटा सा है। ठीक है, तो राइबोसोम को डिस्कवर किया था जॉर्ज पैलेट ने इन 1953, और तब उसने इनको नाम दिया था डेंस पार्टिकल्स। वैसे ये ग्रैनुलर होते हैं और इनके आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, नो मेम्ब्रेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। और क्योंकि मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, तो ये इसमें मेम्ब्रेन नहीं है तो इसलिए ये प्रोकैरियोट में भी मिलेगा और यूकैरियोट में भी मिलेगा। ठीक है, अब इसकी हर राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती है, एक लार्जर एक स्मॉलर। जो यूकैरियोट होते हैं उनमें जो राइबोसोम होता है दैट इज 80s, और उसकी सब यूनिट्स होती हैं 60s एंड 40s, यानी कि जो लार्जर सब यूनिट है वो 60s है और स्मॉलर इज 40s। अब ये ऐसा नहीं है कि आपको मिला के ये 100 हो जाना चाहिए, नहीं, क्योंकि ये जो एस है जो इसकी यूनिट है दैट इज स्विलबर्ग कांस्टेंट, स्विलबर्ग्स यूनिट, और वो किससे डिटरमाइन होती है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है ये।
सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, तो सेडिमेंट कोई भी चीज होती है तो दैट इज डिटरमाइंड बाय इट्स डेंसिटी एंड साइज। तो क्योंकि यूकैरियोट्स में बड़ा होगा तो इसलिए 80s है, और प्रोकैरियोट्स में या फिर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और अभी हमने इसमें देखा प्लास्टिड में 70s है, और उसके दो पार्ट है, लार्जर वन इज 50s एंड स्मॉलर वन इज 30s। ठीक है, तो ये S इज दिस वेलबर्ग यूनिट विच इज अ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट एंड डिपेंड्स ऑन डेंसिटी एंड साइज। इससे कोई मतलब नहीं है कि हम इनको जोड़ के 80 होना चाहिए या जोड़ के 100 होना चाहिए। तो अगर हम एक बार इसका वो देखें डायग्राम, तो जैसे कि ये हो गई इसकी लार्जर सब यूनिट, और ये हो गई इसकी स्मॉलर सब यूनिट। अब अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये कैसा दिखेगा? ठीक है, क्योंकि ये यूं करके इसमें फिट हो गया। दिस इज द लार्जर सब यूनिट, दिस इज स्मॉलर। ठीक है, तो राइबोसोम के बारे में बस इतना ही था, थोड़ा सा था, तो मैंने सोचा इसको इसमें कवर कर लूँ। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। अच्छा, मैंने ये सोचा था कि सारे ऑर्गेनेल करा के फिर पीवाईक्यू कराऊंगी, लेकिन इस तरह से तो बहुत सारे पीवाईक्यू हो रहे हैं। तो मैं सोची हूँ अगला लेक्चर में अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इसके अलावा जो आज पढ़ाया है, या एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इन सब के मिलाकर मैं एक अगला लेक्चर पीवाईक्यू डिस्कस कर लेती हूँ। उसके बाद हमारा न्यूक्लियस बचेगा, सीलिया, फ्लैजिला, साइटोस्केलेटन, ये सब बचेगा। तो ये फिर हम एक सेपरेट लेक्चर में कर लेंगे और फिर उसके क्वेश्चन अलग कर लेंगे। ठीक है बच्चों, होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू बच्चों।